एरर एंड मेजरमेंट हम उसको कहते हैं। ठीक है, देखिए बात समझ लीजिए। एरर, एरर क्या होता है इसको समझना है। चलिए आप लोग में से कोई बताइए अगर जानते हैं तो एरर किसे कहते हैं? गलतियां, समझते हैं ना? एरर क्या होता है ये बताना है। चलिए आप लोग नहीं बताइएगा तो हम ही बता देते हैं, समझ लीजिए बात को अच्छी तरह से, है ना। देखिए एरर का मीनिंग ये होता है कि किसी चीज को जब मेजर करते हैं तो उसमें 100% आप सही मेजरमेंट नहीं कर पाते हैं। जैसे मैं एग्जांपल बताता हूँ, ये पेन की लंबाई क्या है हम नहीं बताएं और अलग अलग अगर 10 स्टूडेंट से इसका मेजरमेंट करें और कहें कि मिलीमीटर तक मेजरमेंट करके दिखाना है तो सभी लोगों का आंसर थोड़ा थोड़ा अलग आएगा। तो इस पेन का लंबाई जो है ट्रू में क्या है, मतलब रियल में क्या है, और आप जो मेजर किए वो मेजरमेंट क्या है, उस दोनों का जो डिफरेंस होता है उसी को एरर कहते हैं। बात समझ लीजिए। तो आप अपने लाइफ में जितने भी मेजरमेंट करते हैं उसमें कुछ ना कुछ एरर जरूर रहता है, बस इतना समझ लीजिए, है ना। आपका मेजरमेंट में एरर जरूर रहेगा कुछ ना कुछ, और अगर आप मेजरमेंट सही किए हो तो एरर बहुत तरह से एराइज होता है सिस्टम में। जैसे मैं सबसे पहला कंसेप्ट की बात करता हूं, जिस स्केल से आप इसको मेजर कर रहे होंगे, आपके पास स्केल होगा, जिस स्केल से इसको मेजर कर रहे हैं क्या वह स्केल सही है? अगर स्केल ही गलत हो तो मेजरमेंट तो गलत करेगा। तो कहे सर स्केल गलत कैसे होगा, तो उसका भी हम रीजन बताते हैं। जिस स्केल से आप मेजरमेंट कर रहे हैं वह स्केल कभी न कभी बनाया गया होगा, उस पर रीडिंग डाला गया होगा, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, मिलीमीटर, ये सब डाला गया होगा मेजरमेंट के लिए। तो बात को समझिए, अगर आप मेजरमेंट के लिए रीडिंग डाले होंगे तो उस समय कुछ ना कुछ टेम्परेचर रहा होगा इन्वायरमेंट का। जैसे मान लीजिए कि आज अभी मैं यहाँ डालूं और टेम्परेचर 28 डिग्री है, 28 डिग्री सेंटीग्रेड है, और हम एक लाए प्लास्टिक वुडन या कोई भी है, उस पर रीडिंग एकदम बहुत हम एक्यूरेट डाले हैं, एकदम अच्छे से डाले हैं अभी, तो 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर स्केल बना दिए, लेकिन कितना टेम्परेचर पर? 28 डिग्री पर, 28 डिग्री पर। अब इसको दिन के 2 बजे मेजरमेंट करेंगे, उसमें टेम्परेचर 40 डिग्री मान लिया है, या रात में मेजरमेंट करेंगे, टेम्परेचर मान लिया जाए कि आपका 10 डिग्री है। तो आप जानते हैं कि कोई भी मटेरियल को जब हीट करते हैं तो वह एक्सपेंड करता है, और जब कूल करेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, मतलब सिकुड़ेगा। तो स्केल आपने बनाया था 28 डिग्री पर और मेजरमेंट कर रहे हैं जिस समय टेम्परेचर मान लिया 20 डिग्री है, तो ये आपका स्केल ही सिकुड़ गया होगा। तो जब स्केल ही गलत हो गया और उस समय जब मेजरमेंट कर रहे होंगे तो आपका मेजरमेंट गलत हुआ कि नहीं? इसीलिए आज तक कहा जाता है अकॉर्डिंग टू फिजिक्स और साइंस कि 100% एक्यूरेट मेजरमेंट इम्पॉसिबल है। यानी जो भी आप काम करते हैं उसमें कुछ ना कुछ एरर है, चाहे एरर किसी भी कारणवश हो सकता है आप मेजर करने वाला जो ऑब्जर्वर है वो सही है, हो सकता है स्केल गलत हो। अब हम तो एक सिंपल एग्जांपल बताए हैं, सारा इंस्ट्रूमेंट की बात कीजिए। जैसे आप समझिए कोई भी इंस्ट्रूमेंट है जो शुरुआत में, इनिशियल में आपका अच्छा से वर्क करता है, धीरे धीरे पुराना हो जाता है तो खराब हो जाता है।
काम अच्छे से नहीं करता है, आपका फैन हो, आपकी बाइक हो, आपकी 4 व्हीलर हो, सभी का, 4 व्हीलर का देखिए या 2 व्हीलर का जो भी है, शुरुआत में माइलेज ज्यादा होता है, जब पुराना होता है उसका माइलेज घट जाता है, क्योंकि उसके जिस समय वो बनाया गया था उस समय अलग कंस्ट्रक्शन में था। अब उसका पार्ट थोड़ा थोड़ा क्या हो गया, रब होने के बाद घिस गया होगा, तो उसका अब सही मेजरमेंट नहीं रह पाया, इसलिए सही वर्किंग नहीं करेगा। तो अकॉर्डिंग टू फिजिक्स और साइंस हम कह सकते हैं कि मेजरमेंट में जो गड़बड़ी हो जाए उसी को एरर कहते हैं। और हम एक सिंपल एग्जांपल दिए थे पेन पर, स्केल पर। अब आप समझिए कि मान लिया कि आपको बुखार लगा हुआ है, फीवर है, जिस थर्मामीटर का यूज कर रहे हैं, क्या वो थर्मामीटर एकदम 100% सही सही रीडिंग देता है? अगर सही सही रीडिंग देता है तब तो ठीक है, और नहीं देता है तो गलत है, कुछ ना कुछ डिफरेंस रहेगा। नहीं तो आप क्या कीजिए, जब आपको बुखार लगे तो 5 थर्मामीटर को एक ही साथ एक समय से उसको मेजरमेंट के लिए रख लीजिए, और पांचों का आप निकाल के देखिएगा तो पांचों में हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा मेजरमेंट में डिफरेंस मिलेगा। अगर आपका 100 डिग्री आपका आ रहा है, कोई 100 बता रहा है, कोई तो 100.1 बताएगा, कोई 99.9 बताएगा, मतलब कुछ ना कुछ अलग अलग रीडिंग होगा। और ट्रू वैल्यू में जो ट्रू वैल्यू है और मेजर्ड वैल्यू जो आप मेजर किए हैं उसके डिफरेंस को हम लोग एरर कहते हैं। क्या कहते हैं? एरर कहते हैं। तो ट्रू वैल्यू की बात अब करते हैं, तो क्वेश्चन में ट्रू वैल्यू दिया रहेगा लेकिन सम टाइम नहीं दिया रहेगा, तो हम लोग ट्रू वैल्यू कैसे निकालेंगे, यानी कि ट्रू वैल्यू किस प्रकार से हम लोग फाइंड आउट करते हैं, तो उसका शुरुआत हम लोग 5th क्लास के मैथ से करते हैं। जैसे इस पेन को हम मेजर करने के लिए बोले थे 5 स्टूडेंट से, तो पांचों स्टूडेंट है जो अलग अलग मेजरमेंट किया होगा, कोई 10 सेंटीमीटर लिखा होगा, कोई 9.9 लिखा होगा, कोई 9.8 लिखा होगा, कोई 10.1 लिखा होगा, कोई 10.2 लिखा होगा। किसका बात सही मानेंगे? तो हम लोग सिंपल लाइफ में कहते हैं चलो चलो किसी का बात सही नहीं मानना है, सबसे पहले उसका एवरेज वैल्यू निकालते हैं, यानी कि मीन वैल्यू निकालते हैं, और मीन वैल्यू या एवरेज वैल्यू को सबसे एक्यूरेट माना जाता है। यानी कि फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, साइंस में अगर किसी मेजरमेंट का ट्रू वैल्यू निकालना हो तो अकेला आप मेजर मत कीजिए, 10 लोग से उस चीज को मेजरमेंट करवाइए, और 10 का जो अलग अलग मीनिंग आएगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ट्रू वैल्यू कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रू वैल्यू कहते हैं। तो बात समझ में आ गई आप लोग को? बताइए जल्दी से, आदित्य बोलिए। एरर यस का सर। मीनिंग समझ में आ गया? एरर कहते किसको हैं? एरर मिस्टेक को का। कैसे डिफाइन करेंगे? हाँ, एरर को डिफाइन कैसे करेंगे आप? तो इसका डेफिनेशन जो होगा बहुत सिंपल है, आप देख लीजिए, लिख सकते हैं इसको, द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू, the difference between true value and measured value is known as क्या? एरर। उसी को हम लोग एरर कहेंगे। जो डिफरेंस है, जो अंतर है, वही एरर कहलाएगा। इस बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से। अब ट्रू वैल्यू क्या होता है? ट्रू वैल्यू, तो ट्रू वैल्यू जो होता है मीन या एवरेज, मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ एक्सपेरिमेंटल डाटा। एक्सपेरिमेंटल क्या? डाटा। एक्सपेरिमेंटल डाटा का जो मीन वैल्यू होता है, ट्रू वैल्यू होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ट्रू वैल्यू कहते हैं। मीन वैल्यू या एवरेज वैल्यू ऑफ एक्सपेरिमेंटल डाटा ट्रू वैल्यू कहलाता है। ठीक है। अब एरर बहुत तरह का होता है।
ऐसा नहीं कि एरर एक ही दो तरह का होगा, एरर बहुत तरह का हो सकता है, बहुत तरह से काउज हो सकता है ना। तो सिस्टमेटिक एरर, एक दो पार्ट में जनरली हम लोग पढ़ते हैं इसको, सिस्टमेटिक एरर। सिस्टमेटिक एरर क्या होता है? तो वैसा एरर जिसको आप कंट्रोल कर सकते हो, वैसा एरर जिसको आप कंट्रोल कर सकते हो, अगर एक बार गलती हुआ तो आप सुधार सकते हो, उसको हम लोग सिस्टमेटिक एरर कहते हैं, है ना। और जिसके बारे में, जिस एरर के बारे में आपको पता हो, है ना, यानी कि वैसा एरर जिसके बारे में पता हो उसको हम लोग क्या कहते हैं? सिस्टमेटिक एरर। मतलब कि आप कह सकते हैं द एरर हुज काउज आर नोन, हुज काउज आर नोन, द एरर हुज काउज आर नोन इज नोन एज क्या? सिस्टमेटिक एरर। सिस्टमेटिक एरर यानी कि वैसा एरर जिसका काउज आपको पहले से पता हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सिस्टमेटिक एरर कहते हैं। और इस एरर को आप कंट्रोल कर सकते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज कंट्रोलेबल एरर, यानी जिसको कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब कि वैसा एरर जिसको आप कंट्रोल कर सकते हैं, उसको हम लोग सिस्टमेटिक एरर कहते हैं। अब ये बहुत तरह का होता है, ये जो है अब बहुत तरह का होता है, इसमें जैसे बहुत सारा टाइप है। तो पहला एक हम लिखते हैं, एक दो बताते हैं। पहला एक है इंस्ट्रूमेंटल एरर। क्या है? इंस्ट्रूमेंटल एरर। क्या है? इंस्ट्रूमेंटल एरर है। तो इंस्ट्रूमेंटल एरर किसको कहते हैं, है ना, यानी इंस्ट्रूमेंटल एरर आप किसको कहते हैं? यानी कि इंस्ट्रूमेंट में एरर, तो अभी तो हम बताए थे, क्या बताए थे कि स्केल के बनाने के दौरान ही जो एरर आ जाए, या फिर टेम्परेचर के चलते स्केल बड़ा छोटा हो जाए, तो वो इंस्ट्रूमेंट में एरर आ गया। आप उस इंस्ट्रूमेंट का अगर यूज करते हैं किसी चीज का मेजरमेंट के लिए, तो क्या होगा? ऑटोमेटिक एरर पहले से आ जाएगा। और कभी कभी आप तो बोलते होंगे घर में कि ये टेप ही गलत है, या स्केल ही गलत है, ये मेजरमेंट इसलिए गलत कर रहा है कि ये मशीन ही खराब है। तो कहने का मतलब ये हुआ, इंस्ट्रूमेंटल एरर किसको कहेंगे? तो लिख सकते हैं द एरर प्रेजेंट इन इंस्ट्रूमेंट ड्यू टू इम्परफेक्ट डिजाइनिंग। इम्परफेक्ट डिजाइनिंग यानी कि आप लिख सकते हैं इसको क्या? द एरर प्रेजेंट, द एरर प्रेजेंट in the instrument due to imperfect designing, imperfect design of क्या? डिजाइन, imperfect design. The error present in the instrument due to imperfect design is known as क्या? इंस्ट्रूमेंटल एरर is known as इंस्ट्रूमेंटल एरर। यानी कि आपको सीधा सीधा हम बता दिए कि इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या होगा। तो इनपरफेक्ट डिजाइनिंग के चलते जो इंस्ट्रूमेंट में एरर आ जाए, उसी को हम लोग इंस्ट्रूमेंटल एरर कहते हैं। तो आदित्य देख लीजिए, आपको सारा बात समझ में आ गया है? इसमें और फिर कुछ बातें समझाना है अभी जो बोर्ड पर लिखा हुआ है। स्वीटी, आपको सारा बात समझ में आ गया है? यस सर। तो चलिए आगे बढ़े।
देखिए, तो ये हुआ सिस्टमेटिक एरर का पहला पार्ट, जिसको हम लोग सिस्टमेटिक एरर में, देखिए सिस्टमेटिक एरर किसको कहेंगे, वह एरर जिसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे इंस्ट्रूमेंट में एरर है, तो हम इस इंस्ट्रूमेंट का यूज नहीं करेंगे, कोई दूसरा नया इंस्ट्रूमेंट खरीद के लाएंगे, उसका यूज करेंगे। तो आपका क्या होगा, ये एरर को एलिमिनेट कर सकते हैं, यानी एरर को कंट्रोल कर सकते हैं। यानी कि जो आप डिजाइनिंग कर रहे थे, अगर वो डिजाइनिंग करने में मशीन ही गड़बड़ है, तो मशीन को बदल देंगे, नया मशीन लाएंगे, तो इंस्ट्रूमेंटल एरर जो है आपका कंट्रोल हो जाएगा। तो सिस्टमेटिक एरर को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि उसका एरर हमको पता होता है कि एरर कहाँ से एराइज हुआ और क्यों एराइज हुआ। ठीक है, तो इसका अगला टाइप देखते हैं। देखिए, अगला टाइप है इन्वायरमेंटल एरर। दूसरा जो है इसमें इन्वायरमेंटल एरर। इन्वायरमेंटल एरर क्या होता है, तो कहता है वैसा एरर जो आपको एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के चलते पैदा हो जाए। जैसे, आप बात समझ लिए ध्यान से, इन्वायरमेंटल एरर में क्या आएगा, आप बताए इन्वायरमेंट के चलते आपके इंस्ट्रूमेंट में गड़बड़ी आ जाए, या इन्वायरमेंट के चलते आपका मेजरमेंट में गड़बड़ी आ जाए, उसको हम लोग कहते हैं इन्वायरमेंटल एरर। तो इन्वायरमेंटल एरर में कौन कौन आएगा, जैसे टेम्परेचर सबसे बड़ा इफेक्ट डालता है हम लोग को, फिर दूसरा ह्यूमिडिटी, प्रेशर, ये सब जो है आपका मेजरमेंट में डिफेक्ट डालता है ना। और इंस्ट्रूमेंट में भी एरर आ जाता है। जैसे आप लोग देखते होंगे, एरर जो आ रहा है इन्वायरमेंट के चलते, तो टेम्परेचर के चलते अभी एग्जांपल बताए थे कि अगर कोई इंस्ट्रूमेंट मेजरमेंट के लिए बनाए हैं, और मान लीजिए जिस समय बनाए हैं उसमें उसका टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड हो, और आप मेजरमेंट 10 डिग्री सेंटीग्रेड में कर रहे हैं, तो इन्वायरमेंट का टेम्परेचर घट गया, तो इंस्ट्रूमेंट का कंस्ट्रक्शन भी थोड़ा बदल जाता है। उसी को हम लोग इन्वायरमेंटल एरर कहते हैं। प्रेशर के चलते होता है, यहाँ तक तो हम लोग पर भी होता है। नहीं, मौसम चेंज किया, सर्दी खांसी आ गया, तो आपके शरीर में भी एरर आ गया, वो किसके चलते आया, इन्वायरमेंटल के चलते आया। आया समझ में। तो इन्वायरमेंटल एरर तो बहुत सिंपल है, यानी इसको भी आप कंट्रोल कर सकते हैं इन्वायरमेंटल एरर को, क्योंकि जब टेम्परेचर आएगा तो हम उसको, जैसे क्या करते हैं, रूम में बहुत गर्मी हो तो एसी चला देते हैं, एसी चला देते हैं तो आपका टेम्परेचर कंट्रोल हो गया। यानी कि द एरर, लिख सकते हैं दिस एरर आर ड्यू टू चेंज इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल कंडीशन, है ना। या लिख सकते हैं द एरर एराइज ड्यू टू इन्वायरमेंटल फैक्टर। environmental factor environmental factor like temperature, pressure, humidity, humidity etc are known as क्या, environmental error, environmental error। तो बात समझ में आ गया होगा कि environmental error क्या है ना। उसको हम लोग क्या कहते हैं, इन्वायरमेंटल एरर। और भी तरह से, ऐसा नहीं डस्ट से आ जाता है। जैसे कि आप बताइए कि बहुत दिन तक कोई इंस्ट्रूमेंट यूज नहीं करते हैं, तो उसमें धूल उल भर जाता है, अब जब चालू कीजिए तो चालू ही नहीं होगा, फिर धूल उल साफ कीजिए तब चालू होगा। तो बहुत सारा आपका इन्वायरमेंटल फैक्टर है जो आपको क्या करेगा, उसमें एरर डेवलप कर सकता है। डस्ट है, ह्यूमिडिटी, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सब जो है आपका एरर डेवलप कर देता है। एक है ऑब्जर्वेशनल एरर। ऑब्जर्वेशनल एरर,
ऑब्जर्वेशनल एरर। ऑब्जर्वेशनल एरर का मतलब क्या हुआ, मतलब आप जो ऑब्जर्व कर रहे हैं, मतलब ऑब्जर्वर जो आप मेजरमेंट कर रहे हैं उसके कारण एरर आ जाएगा। यानी लिख सकते हैं द एरर एराइज ड्यू टू इम्प्रॉपर सेटिंग ऑफ ऑपरेटर्स या इंस्ट्रूमेंट। आप लिख सकते हैं इसमें क्या, द एरर एराइज ड्यू टू इम्प्रॉपर सेटिंग कह सकते हैं, इसको इम्प्रॉपर सेटिंग कह सकते हैं, इम्प्रॉपर सेटिंग ऑफ apparatus is known as क्या, ऑब्जर्वेशनल एरर। ऑब्जर्वेशनल एरर आने की आपको, आप कोई एक्सपेरिमेंट करने गए, आप एक्सपेरिमेंट करने गए, लेकिन आप जब एक्सपेरिमेंट करने के पहले ऑपरेटर्स को यानी इंस्ट्रूमेंट को जो आप अरेंज कर रहे थे उस अरेंजमेंट में ही आप गड़बड़ी कर दिया। रखना चाहिए कैसे, सेटिंग करना चाहिए कैसे, जैसे कि आप मान लीजिए माइक्रोस्कोप आप लोग यूज किए होंगे कभी ना कभी। अब माइक्रोस्कोप से आप देखना रहे हैं, उसमें आप सेटिंग ही गलत कीजिएगा तो आपको दिखेगा, अच्छा से नहीं दिखेगा। तो वो भी है आपका इम्प्रॉपर सेटिंग के कारण जो एरर आ जाए, है ना, उसको ऑब्जर्वेशनल एरर कहते हैं। ठीक है, ये सब एरर को आप कंट्रोल कर सकते हैं। तीनों कौन कौन एरर हो गया आपका, एक हो गया इंस्ट्रूमेंटल, दूसरा एनवायरमेंटल और तीसरा ऑब्जर्वेशनल। ये तीनों एरर कंट्रोल्ड एरर है, यानी कि इसको कंट्रोल किया जा सकता है जिसका रीजन हमको पता है। यानी एक बार अरेंजमेंट के इंस्ट्रूमेंट का ऑब्जर्वेशन के दौरान नहीं सही हुआ तो फिर से उसको अरेंज करेंगे। तो कहने का मतलब यह जो है आपका क्या था, जिसको आप कंट्रोल एरर कर सकते हैं। इसके बाद एक है रैंडम एरर। क्या है, रैंडम एरर। मतलब वो तीन पार्ट उसका था, किसका था, आपका सिस्टमेटिक एरर का। एक है रैंडम एरर, रैंडम एरर, ठीक है, रैंडम एरर। तो रैंडम एरर क्या है, वर्ड से ही समझ में आ रहा है कि रैंडम मतलब होता है एक बाय, मतलब इंस्ट्रूमेंट में एक बाय कोई एरर आ जाएगा। समझ लीजिए, एक बाय एरर आ जाएगा। एक बाय एरर का मतलब एक बाय एरर प्रेजेंट हो जाएगा, उसको हम लोग कहते हैं क्या, आपका इंस्ट्रूमेंटल एरर, सॉरी रैंडम एरर कहते हैं। मतलब कि पंखा चल रहा है, चला चलते चलते बंद हो जाए, अब काउज ही नहीं पता चल रहा है। आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी एक बार गायब हो जाता है, काउज ही नहीं पता चलता कि क्यों, है ना। तो जिसका काउज पहले से पता नहीं हो और एरर आ जाए उसको हम लोग कहते हैं रैंडम एरर। रैंडम का मतलब ही होता है ऑटोमेटिकली अपने आप प्रेजेंट हो जाना, है ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रैंडम एरर कहते हैं। यानी कि लिख सकते हैं इसको, these error are due to unknown cause या the error arise due to unknown cause। जैसे लिख सकते हैं the error due to unknown cause, the error arise due to unknown cause is known as क्या, आपका रैंडम एरर। अननोन काउज के चलते जो एरर प्रेजेंट हो जाए उसको हम लोग कहते हैं रैंडम एरर। एक है ग्रॉस एरर है ना। ये जो है ऑब्जर्व जो, जैसे ग्रॉस एरर क्या होता है, यह एरर कैसे होता है, ग्रॉस एरर क्या है, एक अलग से लिख रहे हैं फिर से, ग्रॉस एरर, ग्रॉस एरर, है ना, ग्रॉस एरर। ये जो है ह्यूमन केयरलेस, जैसे कि आप केयरलेस हैं, काम सही से नहीं करते हैं तो उसके चलते भी एरर आएगा प्रेजेंट। नहीं, आप क्या है, सही से काम नहीं करते कोई,
जैसे मन तैसे करते हैं, तो उसके चलते भी एरर आएगा इंस्ट्रूमेंट में? नहीं। अब जैसे कोई एसी यूज करता है ना, तो कोई आराम से बटन दबाता है तो हमारे खट, तो इसके चलते भी तो एरर आ सकता है। मोबाइल को आराम से काम करना है, उसको खट 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 मारिएगा तो उसके चलते भी एरर आएगा। यानी कि एरर उसके चलते जो डिराइव हो जाए, मतलब कि केयरलेस हैं आप, उसके चलते अगर डिराइव होता है तो उसको हम लोग कहते हैं ग्रॉस एरर। क्या कहते हैं? द एरर arise ड्यू टू ह्यूमन, मतलब आदमी, है ना, ह्यूमन केयरलेसनेस। केयरलेसनेस, है ना, इज नोन एज क्या? ग्रॉस एरर। उसको हम लोग क्या कहते हैं? ग्रॉस एरर कहते हैं। यानी कि इस तरह का एरर होता है। लेकिन एक बात और समझ लीजिए, हम जो बताना चाह रहे हैं, ये सब एरर से आपके कॉम्पिटिटिव या स्कूल एग्जाम में शायद कोई क्वेश्चन ना पूछेगा, बस इतना समझ लीजिए। तो कहे सर ये सब बताए क्यों? तो आपको बताए इसलिए कि अब आप इतना समझ चुके होंगे, कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो है उसमें 100% सही मेजरमेंट नहीं होता, यानी कि जो हम लोग काम करते हैं उसमें मेजरमेंट में 100% एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं होता है, कुछ ना कुछ एरर छूट ही जाता है। जैसे अभी आप पढ़ रहे हैं, ड्यू टू सम रीजन, कुछ बात तो नहीं समझ में आएगा, 100% तो समझना बड़ा मुश्किल होता है, तो ये भी एक एरर है। आपको इस केयरलेस है अगर, है ना, कभी मेरी बात सुन रहे हैं, कभी घर की बात सुन रहे होंगे, तो केयरलेस है तो आपका एरर तो आएगा सिस्टम में, है ना। और उसको कौन सा एरर कहेंगे? ग्रॉस एरर कहेंगे। क्या कहेंगे? ग्रॉस एरर कहेंगे। अब हम लोग मैथमेटिकल ऑपरेशन में जो एरर होगा हम उसकी बात करेंगे। यानी कि अब न्यूमेरिकल से रिलेटेड जो एरर होगा अब उसकी बात करते हैं। तो आप लोग बहुत तरह के एरर पढ़ लिए। रैंडम एरर, आदित्य बताइए रैंडम एरर क्या होता है, कैसे उसको आप डिफाइन कर सकते हैं अपने मन से, बोलिए बोलिए, रैंडम Don't एरर have को कैसे? हाँ which बोलिए। uh which I have unknown cause due to हाँ unknown अननोन, causes. हाँ मतलब जिसके ऐसा सिस्टम आपके घर में कभी हुआ है? बताइए, कभी कुछ मशीन में ऐसा गड़बड़ी आ गया कि आपको पता नहीं चलता हो किसी को क्या की गड़बड़ी कहाँ हुआ, काज ही नहीं पता चल रहा है। बहुत बार Right. ऐसा गाड़ी में हुआ होगा, या घर में इलेक्ट्रिसिटी गायब हो गया, आप खोज रहे हैं कहाँ से गायब हुआ पता नहीं है। तो बहुत तरह का एरर आता है जिसके बारे में काउज पता करना बहुत मुश्किल होता है, आखिर कहाँ से एरर आ गया है सिस्टम में। चलिए अब बात ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए अब जो है हम लोग पढ़ेंगे आपका वह एरर जो मेजरमेंट होता है, यानी कि एरर को मेजर जो करते हैं ना वो वाला आप पढ़ेंगे हम लोग। जैसे एक है, यानी इसको कह सकते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरर भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं हम लोग? रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरर। रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरर, क्या? रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरर की बात करेंगे, है ना। इसमें सबसे पहले एब्सोल्यूट एरर आता है। क्या आता है? एब्सोल्यूट एरर आता है। रिप्रेजेंटेशन एरर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर मतलब रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरर। अब मैथमेटिकल ऑपरेशन कैसे होता है उसकी बात करते हैं, है ना।
उसको कहते हैं एब्सोल्यूट एरर कहते हैं। तो एब्सोल्यूट एरर हम दो लिख देते हैं, कौन कौन एरर होता है ये समझ लीजिए। एब्सोल्यूट एरर और एक होता है रिलेटिव या फ्रैक्शनल एरर, दो को होता है, दोनों को बारी बारी समझते हैं। रिलेटिव या फ्रैक्शनल एरर, फ्रैक्शनल एरर, और तीसरा होता है परसेंटेज एरर। हम मैथमेटिकली इस तीनों में क्या करते हैं, आपका डिफरेंस समझते हैं, इस तीनों में डिफरेंस आखिर क्या है उसका डिफरेंस समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे हमारे क्लास में मान लीजिए बहुत सारे बच्चे हैं, अब इस पेन की लंबाई, जो पेन अभी रखे हुए हैं रेड पेन की लंबाई 10 स्टूडेंट से मेजर करवा रहे हैं। 10 में तो बहुत टेंशन हो जाएगा, बहुत ज्यादा लंबा सॉल्यूशन हो जाएगा। 5 स्टूडेंट से हम इसका मेजरमेंट करवाते हैं। कितना से? 5 स्टूडेंट से। अलग अलग स्टूडेंट को इस पेन को मेजरमेंट करने के लिए बोले हैं। आप बोले कि आपको दशमलव के 2 अंक तक या दशमलव के 1 ही अंक तक मेजरमेंट करके दिखाना है सेंटीमीटर में, और आपको आपस में बात नहीं करना है, किसी को बताना नहीं है, सिर्फ मेजर करके अपना आंसर लिख करके हमको बता देना है। तो मान लेते हैं कोई एक स्टूडेंट है, इस पेन का मेजरमेंट क्या है 9.8 सेंटीमीटर। एक कोई दूसरा स्टूडेंट है जो मेजर किया है 10.1 सेंटीमीटर। कोई नेक्स्ट स्टूडेंट है जो 9.9 सेंटीमीटर मेजरमेंट किया है। कोई स्टूडेंट ऐसा है जो 10 सेंटीमीटर मेजरमेंट किया है, और कोई स्टूडेंट ऐसा है कि 10.2 सेंटीमीटर मेजर किया है। मतलब 5 स्टूडेंट को ये पेन मेजर करने के लिए दिए, एक्सपेरिमेंट करने के लिए दिए, तो पांचों ने अलग अलग मेजरमेंट किया। क्या किया? पांचों ने अलग अलग मेजरमेंट किया, इस तरह से दे दिया। तो सबसे पहले अब हम लोग ट्रू वैल्यू निकालते हैं। क्या निकालते हैं? ट्रू वैल्यू। तो ट्रू वैल्यू के बारे में तो आपको पता है कि क्या होता है। तो ट्रू वैल्यू को हम लोग मीन या एवरेज वैल्यू भी कहते हैं, यानी मीन वैल्यू कहते हैं। तो मीन वैल्यू कैसे निकालते हैं एक्सपेरिमेंट का, आपको पता है पहले से। सबको जोड़ेंगे 9.8, 10.1, 9.9, 10 और 10.2। आप आई टोटल संख्या, तो 5 से डिवाइड, तो सबको जोड़िएगा तो आपका गया 50/5 यानी कि 10 आ गया। तो 10 सेंटीमीटर जो मेजरमेंट हुआ वह आपका क्या हुआ? ट्रू वैल्यू हो गया। अब देखिए ट्रू वैल्यू, अब एब्सोल्यूट एरर क्या होता है उसके बारे में समझिए। क्योंकि ये मैथमेटिकल ऑपरेशन है, तो इसी तरह से इसका डेफिनेशन नहीं, आपको कैसे निकालते वो समझना है। तो एब्सोल्यूट, और दूसरी बात, एक बात और समझ लीजिए, हम लोग इसको मतलब कि ट्रू वैल्यू को लिखते हैं कैसे। ये ट्रू वैल्यू था यानी कि मीन वैल्यू था, मीन वैल्यू था। इसको रिप्रेजेंट करते हैं ए मीन से, ऐसे मीन, ए मीन लिखते हैं, ए और मीन लिखते हैं। लिखने का तरीका है मैथमेटिकली, एब्सोल्यूट एरर बाय फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल लिख देते हैं, या फर्स्ट पर्सन या फर्स्ट स्टूडेंट जो मेजर किया है, तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंटर, इसको डेल A1 से मेजर करेंगे, डेल A1 से लिखेंगे। याद कर लीजिए हम क्या कहना चाह रहे हैं। एब्सोल्यूट एरर बाय फर्स्ट एक्सपेरिमेंटर क्या होगा, तो एब्सोल्यूट एरर हर एक एक्सपेरिमेंटर का अलग अलग आएगा। क्या आएगा? अलग अलग आएगा। और उसका डेफिनेशन होता है आपका, सिंपली अगर लिखिएगा तो ए मीन माइनस मेजर्ड वैल्यू, ए मीन और मेजर्ड वैल्यू का मॉड होता है। तो मीन कितना आया 10, और मेजर्ड वैल्यू कितना था इस पहले स्टूडेंट का 9.8 था। तो इसका मेजरमेंट करके जब लिखिएगा तो आपका 0.2 आएगा। देख लीजिए ध्यान से, यानी पहला स्टूडेंट जो है 0.2 से एरर किया है। कितना से? 0.2 से। तो उसी तरह से फिर लिखेंगे एब्सोल्यूट एरर बाय सेकेंड एक्सपेरिमेंटर क्या होगा। तो सेकेंड एक्सपेरिमेंटर के द्वारा जब लिखेंगे, आप तो बात को समझिए,
मैं यहाँ बता रहा था, देख लीजिए ध्यान से, समझ लीजिए बात को। एब्सोल्यूट एरर बाय सेकंड एक्सपेरिमेंटर। तो एब्सोल्यूट एरर क्या होता है? तो एब्सोल्यूट एरर जो होता है आपका मीन वैल्यू, मतलब मीन वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू का डिफरेंस होता है। मीन वैल्यू और मेजर वैल्यू का डिफरेंस होता है। तो मीन वैल्यू तो 10 आ गया था, अब माइनस मेजर्ड वैल्यू है 10.1 है, और हम पहले ही बोले हैं कि मॉड लगा के आंसर आता है। क्या लगा के? मॉड लगा के। तो अब आप बताइए, ये -1 नहीं होगा, 0.1 एरर होगा, ये नहीं कि -0.1 होगा। यानी उसी तरह से आप निकालेंगे क्या? एब्सोल्यूट एरर बाई आपका थर्ड एक्सपेरिमेंट डेल A3 लिखाएगा, मतलब लिखने का तरीका यही है, डेल A1 डेल A2 डेल A3। तो ये 10 नंबर 3 नंबर में क्या है? 10 माइनस 9.9 का मॉड लीजिएगा, ये भी 0 पॉइंट मॉड, मतलब पॉजिटिव लेना है ऑलवेज। फिर उसी तरह से फोर्थ एक्सपेरिमेंटर का जब निकालिएगा तो डेल A4 लिखिएगा, और लिखिएगा 10 माइनस 10 लिखिएगा, यानी 0.0 एरर आ गया, यानी एरर उसका नहीं है। फिर आप फिफ्थ स्टूडेंट का जब निकालिएगा तो डेल A5 लिखिएगा। जब डेल A5 लिखिएगा तो 10 माइनस कितना लिखिएगा? आपका 10.2। लेकिन जब माइनस है तो मॉड लगाएंगे, क्योंकि ऑलवेज पॉजिटिव होता है, इसलिए इसका 0.2 एरर हुआ। देख लीजिए ध्यान से, कितना हो गया? 0.2 एरर हो गया। इस बात को समझ लीजिए आप अच्छी तरह से। तो आप लोग को समझ में आ गया? आदित्य बोलिए, समझ में आ गया कि एब्सोल्यूट एरर निकालते कैसे हैं, ट्रू वैल्यू को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, और एरर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? दो को हम कर चुके हैं। अब फ्रैक्शनल एरर की बारी है और परसेंटेज एरर की बारी है। अगर इसमें कोई डाउट है तो बोलिए, क्योंकि अब हम आगे बढ़ेंगे। बोलिए जल्दी से। स्वीटी समझ में आ गया है कि कुछ पूछना है? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये था एब्सोल्यूट एरर लिखने का तरीका, कि हर एक आदमी किस तरह से एरर किया है उसकी बात हम लिख रहे थे। मेजरमेंट करने के बाद एक आपको एग्जाम्पल पर ये सब 12 बात हम लोग समझ रहे थे। देखिए, इसके बाद हमको सबसे पहले क्या करना है, फिर से मीन निकालना है। किसका मीन निकालना है? तो डेल ए मीन निकालना है। किसी तक कंडीशन आनी, टेक्निक है निकालने का। तो डेल ए मीन मतलब हर एक आदमी कितना कितना एरर किया उसको निकालना है बारी बारी से। तो मान लेते हैं, लिखेंगे डेल A1 डेल A2 डेल A3 प्लस डैश 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 जितना रहेगा सब लिखेंगे। अब आई नंबर, ये ए मीन निकालने का मतलब डेल ए मीन निकालने का तरीका है। अब देखिए सबका एरर जोड़िए। तो कोई 0.2 लाया था, कोई 0.1 था, फिर 0.1 था, और फिर 0 था, और फिर था आपका 0.2 था, और डिवाइडेड बाय कितना? 5 हो गया। तो आपका डेल ए मीन इस तरह से निकल गया आपका कितना? 0.6/5, यानी 0.12 इतना आया डेल ए मीन। तो फ्रैक्शनल एरर जो होता है, फ्रैक्शनल एरर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डेल ए मीन बाई ए मीन से। देख लीजिए ध्यान से, यानी कि हर एक विद्यार्थी के द्वारा, हर एक स्टूडेंट के द्वारा जो एरर हुआ है उन सभी एरर को ऐड कर देंगे, और ऐड करने के बाद मीन निकालेंगे, और जो ट्रू वैल्यू था उन दोनों का रेशियो को हम लोग कहते हैं फ्रैक्शनल या रिलेटिव एरर। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 0.12 बाई ए मीन कितना आया था? तो ए मीन आया था देखिए 10, यानी 10, यानी आपका जो फ्रैक्शनल एरर आ गया 0.012 आ गया। देख लीजिए ध्यान से, यहां तक बात आप लोग को जरूर समझ में आ गया है। तो अब आगे बढ़ते हैं, और देखिए इसीलिए हम अभी तक मिटाए नहीं, पूरा वैल्यू आपको पता है। और अगर आप बोलिएगा तो छोटा सा एक और जो बचा है परसेंटेज एरर लिखने का तरीका, तो बहुत सिंपल है। यहाँ पर भी आ जाएगा परसेंटेज एरर का मतलब होता क्या है। तो परसेंटेज एरर का मतलब होता है फ्रैक्शनल एरर, फ्रैक्शनल एरर
इंटू 100। जो फ्रैक्शनल एरर निकल के आया उसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दिएगा तो आपका क्या हो जाएगा, देख लीजिए ध्यान से, आपका जो हो जाएगा परसेंटेज एरर हो जाएगा। तो 0.012 में 100 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका होगा 1.2%। ये हो गया आपका, क्या हो गया आपका परसेंटेज एरर। तो देखिए सबसे पहले जब भी एक्सपेरिमेंटल डाटा से आपको क्वेश्चन बनाना होगा तो ट्रू वैल्यू यानी मीन वैल्यू निकालेंगे। उसके बाद एब्सोल्यूट एरर हर एक एक्सपेरिमेंटर का अलग अलग निकालेंगे। उस हर एक एक्सपेरिमेंट का जब हम लोग निकालेंगे वैल्यू तो उसके बाद क्या करेंगे, फिर मीन निकालेंगे सबका एरर का। और मीन निकालने के बाद फ्रैक्शनल एरर का डेफिनेशन होता है हर एक का जो एरर आया उसका मीन वैल्यू बाई ए मीन यानी ट्रू वैल्यू का रेशियो आपका रिलेटिव या फ्रैक्शनल एरर कहलाता है। ठीक है। और परसेंटेज एरर को बदलने के लिए कुछ नहीं करना है, फ्रैक्शनल एरर या रिलेटिव एरर को जो आया उसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दिए, आपका परसेंटेज एरर आ जाएगा। ठीक है। तो दिस इज द प्रोसेस है, ये आपका क्या मेजरमेंट के लिए एरर मेजरमेंट का ये प्रोसेस है। अगर आप लोग को कोई कष्ट है तो बताइए। देख लीजिए ध्यान से, यह जो है आपका प्रॉब्लम है इस तरह से। तो चलिए अब हम आज का क्लास यहीं पर एंड करते हैं। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, अगले क्लास में एरर समाप्त हो जाएगा, प्रोपगेशन ऑफ एरर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, प्रोपगेशन ऑफ एरर। इसका एक दो क्वेश्चन भेज देंगे जो बना लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, बाकी सारा का डेफिनेशन याद करना है। ठीक है। और अगले क्लास में एरर समाप्त होगा, अगले क्लास में और भी जो एरर का बचा हुआ थ्योरी और क्वेश्चन दोनों एक साथ हो जाएगा। ठीक है। तो आप बात समझ लीजिए, है ना। आज का क्लास यहीं पर खत्म करते हैं। और इसको देख करके कॉपी नोट्स कर लेंगे आप लोग, और उसके बाद फिर जो वीडियो अपलोड करेंगे उसका देख करके कर लेंगे। और उसके बाद फिर अगले क्लास में पढ़ाएंगे जो एरर जो है इम्पोर्टेंट मेनली अगले क्लास में चलेगा। तो आज एक क्वेश्चन बताएं उसको कर लेना है, बाकी फिर